आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत पहली बीमारी जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। तो ध्यान दीजिए, यह लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी जो क्रोमोसोम हमारे लिंग निर्धारण करते हैं उनसे संबंधित है। जैसे ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित ये बीमारी है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये बीमारी का जो नारी होती है, फीमेल होती है, वो वाहक यानी कैरियर होती है, और मेल में रोग का संचार होता है फीमेल वाहक के द्वारा। और इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होती है, यानी जो ब्लड का क्लॉट बनाती है उससे संबंधित एक सिंगल प्रोटीन होती है जिसमें इफेक्ट होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, और उस बीमारी को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। तो ये जो सिंगल प्रोटीन है, जो प्रोटीन की चेन है, उसमें से एक कोई कड़ी, जैसे जंजीर होती है, जंजीर में कोई एक कड़ी गड़बड़ हो जाए, तो उसी प्रकार प्रोटीन की श्रृंखला या कड़ी या प्रोटीन की श्रृंखला या चेन जो है, उसमें एक कोई प्रोटीन जो है गड़बड़ हो जाती है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर चोट लग जाए, तो छोटी सी भी चोट लग जाए तो व्यक्ति में ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड निकलना बंद नहीं होता, क्योंकि उसमें रक्त का थक्का जमाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रभावित है, जिसके कारण ब्लड की क्लॉट नहीं बन पाता। विषम युग्मनजी नारी यानी वाहक से, देखिए यहाँ गलत लिखा है समयुग्मनजी नारी, क्योंकि फीमेल में यक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मेल में यक्स और वाई होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यक्स है तो ये होमोजाइगस होगी समयुग्मनजी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो सम एक जैसे, अलग अलग है तो विषम। तो महिला होमोजाइगस होगी, ना कि हेट्रोजाइगस। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा होना चाहिए कि समयुग्मनजी नारी, जिसको वाहक कहते हैं, से यह रोग पुत्रों में जाता है, यानी उसके बच्चों में चला जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। नारी प्रभावित हो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर जो है कोई महिला है, अगर महिला में कोई प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो फीमेल है उसको कैरियर होना चाहिए, और जो मेल है उसको बीमारी से ग्रस्त होना चाहिए। तो जब अगली पीढ़ी में कोई बच्ची पैदा होगी, तो देखिए ये कंडीशन ऐसे बनेगी, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स बीमारी है, चाहे गोला बना दीजिए चाहे ऊपर डॉट बना दीजिए, और एक्स मतलब ये फीमेल वाहक है, क्योंकि दूसरा भी एक्स है, तो ये एक्स इसके प्रभाव को दबाए रहेगा, जिससे बीमारी के लक्षण नहीं प्रकट होंगे, इसलिए वाहक या कैरियर होगी। अब देखिए यहाँ क्रॉस कराते हैं, तो एक्स दोनों में बीमारी के लक्षण है, और एक्स वाई, फिर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स वाई। तो अगर 4 संतानें पैदा हो जाएंगी किसी वाहक नारी और
हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष के मैथुन से यानी मैटिंग से, तो एक जो महिला होगी यानी एक जो बच्ची होगी उसमें हीमोफीलिया होगा, एक जो बच्चा होगा उसमें हीमोफीलिया होगा, और एक जो बच्ची होगी वो कैरियर होगी, वाहक। इसमें बीमारी का लक्षण नहीं दिखेगा, लेकिन एक जीन प्रभावित होगी हीमोफीलिया से, और एक बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो वही कह रहा है कि अगर किसी महिला में हीमोफीलिया की बीमारी देखना है तो कम से कम माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है, तब जाके ये महिला हीमोफीलिया ग्रस्त होगी। जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता, ध्यान दीजिए, जिसमें हीमोफीलिया होगी वो महिला ज्यादा आयु तक जीवित नहीं रह पाती। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। तो ध्यान दीजिए, ऐसे राजघराना है, ऐसी फैमिली है जो बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें भी हीमोफीलिया की बीमारी थी, और विक्टोरिया जो रानी थी वो स्वयं रोग की वाहक यानी कैरियर थी, यानी उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम X और X है उसमें भी एक X में बीमारी के लक्षण थे, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर देखिए जो फिगर है जिसको हमने पहले देखा था, तो ये अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, तो ये देखिए हीमोफीलिया से ग्रस्त नहीं है, हीमोफीलिया से संबंधित ये नहीं है फिगर। जब कोई ये बीमारी आएगी तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, बाकी इसको पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे आ जाता है हमारी बीमारी वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग की अंधता हो, यानी रंग को पहचानने में मनुष्य असफल हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि इसको वर्णांधता हो गई, यानी कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो देखिए अब वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, यानी कहने का मतलब है कि यह सेक्स लिंक्ड लेकिन रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव का मतलब होता है कि अगर दो एक ही प्रकार के जीन हैं, अगर उनमें एक में लक्षण है एक में नहीं है तो फिर वो प्रकट नहीं होगा। जैसे हम लोग मटर में कैपिटल T स्मॉल t जब होता था तो ये पौधा टाल होता था यानी लंबा होता था, यानी ये छोटा वाला जो जीन है इसका प्रभाव नहीं होता था, और कैपिटल T भी होता था तो ये भी टाल होता था, क्योंकि दोनों कैपिटल T है। जब स्मॉल t होता था तभी ये ड्वार्फ होता था, यानी कि बौना होता था। तो इसे जैसे बीमारी कह रहा है कि यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक जीन में बीमारी के लक्षण होंगे तो वो प्रकट नहीं होंगे, यानी रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। और लिंग संलग्न यानी लिंग क्रोमोसोम जो है, जैसे महिला में लास्ट वाले XX और पुरुष में लास्ट वाले XY, तो ये लिंग क्रोमोसोम है, उनसे संबंधित बीमारी है। और एक क्रोमोसोम में अगर बीमारी के लक्षण है तो प्रकट नहीं होंगे अगर उसी तरह का दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये अप्रभावी विकार है। जैसे महिला में X और X है, अगर एक में बीमारी के लक्षण है तो ये नॉर्मल दिखाई देगी, क्योंकि ये बीमारी जो है हमारी अप्रभावी यानी रिसेसिव है। जब अकेले X होगा तभी ये बीमारी के लक्षण प्रकट होंगे। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। तो हमारी आंख में कोन पाए जाते हैं, राड और कोन। तो जो कोन होता है, तो कोन एक संरचना होती है जो आंख में होती है। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा आगे तो हम लोग विस्तार से बताएंगे। तो उसमें ऐसी त्रुटि आ जाती है, ऐसी एरर आ जाती है कि लाल और हरे रंग में वो व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता, जिसमें वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। अब कह रहा है परिणामतः व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है
कि रेड और ग्रीन में वो अंतर नहीं कर पाता। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। अब ये जो डिसऑर्डर है तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाता है, या तो उसकी स्थिति बदल जाती है या उसका आकार में या किसी भी प्रकार का आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। लगभग 8% पुरुषों में एवं मात्र 0.4% नारियों में विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होना। तो इस बीमारी का कारण क्या है कि जो लाल हरी वर्णांधता है, यानी जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो वो जीन एक्स क्रोमोसोम में स्थित होती है और वही उत्तरदायी होती है। अब देखिए आगे कह रहा है कि नर यानी पुरुष की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो महिला है उसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक प्रभावी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरे क्रोमोसोम की संख्या 100 हो तो एक प्रभावी है, एक अप्रभावी, यानी प्रतिशत कितना हुआ? 50% प्रभावी, 50% अप्रभावी। तो अगर कोई महिला है उसमें वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो उसके बच्चों में 50% संभावना है कि वो एक्स संलग्न जीन पहुंच पाए, यानी वर्णांधता की संभावना बन पाए। तो वही कह रहा है कि परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है, रिसेसिव है। यानी इसमें जैसे एक्स और एक्स 2 है, तो ये एक्स इस लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, इसलिए महिला एकदम नॉर्मल दिखेगी, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखेगा। लेकिन जब पुरुष में जाएगा तो पुरुष में एक्स वाई होता है, तो जो उसका बच्चा होगा उसमें अगर ये वाला जीन चला गया तो दूसरा एक्स नहीं है इसको दबाने के लिए, क्योंकि रिसेसिव है या प्रभावी है। तो दूसरा अगर एक्स होता तो उसके प्रभाव से प्रकट नहीं होता, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा फीमेल की बजाय मेल होगा, तो वहाँ पर ये कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा। अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर, अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती है, यानी हेट्रोजाइगस जो फीमेल है स्वयं वर्णांध नहीं होती। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो विषम युग्मनजी लिख रहा है हेट्रोजाइगस, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में विषम युग्मनजी यानी हेट्रोजाइगस शब्द नहीं यूज किया। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मम्मी में उसके कलर ब्लाइंड के लक्षण नहीं दिखेंगे क्योंकि ये अप्रभावी जीन द्वारा होता है। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इन सपोर्ट बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। ए डॉटर विद नो नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी हेट्रोजाइगस शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि इंग्लिश वाली बुक में ये लाइन हटा दी गई है कि अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती, सम युग्मनजी होना चाहिए, क्योंकि यक्स होता है फीमेल में, जननी मतलब माता में। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी एलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। तो 2 एक्स और एक्स हैं, तो एक एक्स जो नॉर्मल है वो जो नॉर्मल नहीं है उसके प्रभाव को दबा देता है, जिससे उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। पुत्री यानी मादा संतति सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि माँ वाहक एवं पिता वर्णांध ना हो। तो ध्यान दीजिए फिर वही बात आ गई जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस में भी आ गया कि जब तक मम्मी वाहक और पापा वर्णांध नहीं होंगे तब तक कोई मादा यानी पुत्री या डॉटर
वर्णांध नहीं होगी, जैसा हमने ऊपर बना के आपको दिखाया है। अब अगली बीमारी हमारी आ जाती है दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकिल सेल एनीमिया। तो इस बीमारी को देखते हैं। तो यह अलिंगी क्रोमोसोम लग्न प्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक हों यानी विषम युग्मनजी हों। तो ध्यान दीजिए, ये जो विषम युग्मनजी वर्ड यूज कर रहा है वो इसलिए यूज कर रहा है, कह रहा है देखिए यह अलिंगी क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन है यानी ऑटोसोम में पाए जाने वाले जीन से इसका संबंध है सिकिल सेल एनीमिया का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं तो लास्ट वाले XX महिला में और लास्ट वाले XY पुरुष में, इनको छोड़ करके जो पहले के 22 जोड़ी हैं उनमें प्रभाव होता है। तो उस वजह से यह सिकिल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता बीमारी होती है। अब कह रहा है कि यह अलिंगी क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है यानी माता पिता से बच्चों में तभी जाता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। दोनों जनक जो होते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों कैरियर होते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए विषम युग्मनजी लिखा यानी हेट्रोजाइगस। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब लास्ट में तो सब XX ही रहेंगे, जैसे पुरुष में भी XX होगा और महिला में भी XX होगा, क्योंकि ये X और ये X लास्ट वाले केवल बदले रहते हैं। ये मेल हो जाता है और ये फीमेल हो जाता है। इसके पहले वाले सब एक ही तरह के होते हैं तो हम XX मान सकते हैं। तो अब एक मेल में मान लीजिए फीमेल में एक बीमारी का लक्षण है ऑटोसोम में और मेल में भी बीमारी का लक्षण है, तो इनको कैरियर कहेंगे क्योंकि दोनों में क्रोमोसोम एक ही तरह है, तो मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो जाएगा। अब हेट्रोजाइगस वर्ड जो ऊपर भी यूज किया है, अब संभावना ये बन रही है कि इसलिए यूज किया है कि यहाँ जिसमें बीमारी का लक्षण है ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से अलग है। तो चूंकि अलग है दोनों, इसलिए हेट्रोजाइगस वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि कैरियर जो वाहक फीमेल थी वहां भी हेट्रोजाइगस वर्ड यूज कर रहा है, तो इसलिए यूज कर रहा है। इस बात को समझिए। तो गलती ना कह के हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों क्रोमोसोम में भिन्नता है, भले XX है लेकिन एक में बीमारी का लक्षण है एक में नहीं है, तो दोनों विषम हो गए ना, इसलिए विषम युग्मनजी यानी हेट्रोजाइगस वर्ड यूज किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इस रोग का नियंत्रण एलील का एकल जोड़ा यानी सिंगल पेयर HBA और HBS करता है। HBA और HBS, यस का मतलब सिकिल सेल एनीमिया से संबंधित। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में से केवल HBS यानी HBS HBS वाले समयुग्मनजी या समयुग्मकी व्यक्तियों में प्रदर्शित होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये लक्षण उन्हीं लोगों में प्रकट होगा जिनमें केवल HBS वाले समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिक पर्सन होंगे। देखिए समयुग्मकी लिखा है, समयुग्मनजी नहीं, होमोगैमेटिक। तो जाहिर सी बात है एक प्रकार के गैमेट जाएंगे तो HBS HBS मिलके बनाएंगे जाइगोट, तो उसमें उस व्यक्ति में बीमारी के लक्षण मिलेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि विषम युग्मकी यानी HBA HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं परंतु रोग के वाहक होते हैं। ध्यान दीजिए, एक जीन प्रभावी है, मतलब एक जीन में लक्षण उपस्थित है परंतु इसके प्रभाव से प्रकट नहीं हो रहा, तो कैरियर की तरफ भूमिका निभाएगा। जब दोनों में HBS HBS हो जाएगा तो बीमारी के लक्षण दिखेंगे। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दात्र कोशिका के लक्षण होने की होती है। तो ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर वही बात आ गई
कि देखें HbA और HbS में से तुलना करें तो 50% जीन प्रभावित है, 50% प्रभावित नहीं है। तो वही कह रहा है कि उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दांत कोशिका के लक्षण आने की होती है। तो चूंकि 50% जीन ही प्रभावित हैं तो संभावना 50% ही रहेगी। तो 50% संभावना ही बीमारी के लक्षण होने की होती है। अब देखिए कह रहा है कि इस विकार का कारण हीमोफीलिया, ये फिगर 4.16 अभी देखेंगे। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही चीज आपसे पूछी जाएगी कि जो हीमोग्लोबिन का अणु है उसमें एक श्रृंखला होती है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला, तो उसमें बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन होती है। तो छठवें नंबर पर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कह रहा है छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। यह स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में CAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलकीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल यानी बाइकॉनकेव बिंब से बदलकर दात्राकार यानी हंसिए के आकार का हो जाता है। इसी हंसिए को अंग्रेजी में सिकिल सेप कहते हैं, इसीलिए इस बीमारी को सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। अब देखें इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, फिगर भी नीचे बनाया गया है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन तो CAG CTC है, और mRNA जो होता है वो GAG हो जाएगा। इसके बाद ये चेन देखिए छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है HbA पेप्टाइड में, और यहाँ पर छठे नंबर पर वैलिन आ गई HbS पेप्टाइड में। ये देखिए इस साकार से ही साकार में सिकिल सेप जीन बदल गई। तो GTC CAC फिर mRNA में GAG के स्थान पर GUG हो गया, और यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ गया। ये परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा कि ग्लूटामिक एसिड छठवें नंबर पर है, वहाँ पर वैलिन आ गया, और mRNA में GAG के स्थान पर GUG हो गया। तो ये है माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन की है वहाँ पर चेंज आया। अब ए में कह रहा है फ्रॉम ए नॉर्मल इंडिविजुअल, ये नॉर्मल में ऐसा होता है कि mRNA में GAG होता है, छठवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है। यहाँ पर mRNA में GUG हो गया, और इसी वजह से छठवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आ गया। तो फ्रॉम एन इंडिविजुअल विद सिकिल सेल एनीमिया, ये वो इंडिविजुअल है जिसमें सिकिल सेल एनीमिया की बीमारी है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। तो GAG से GUG हो जाता है। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization, बहुलकीकरण हो जाता है। पॉलीमराइजेशन यानी बहुत सारे चेन में आ जाते हैं।
पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का तनाव कम हो जाता है, काजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी, जिसके कारण आरबीसी का आकार बदल जाता है फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क, द्विअवतल से टू इलांगेटेड सिकिल लाइक, लंबे हंसियाकार लाइक स्ट्रक्चर। फिगर 4.15 हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ लिया। अब आगे आ जाती है बीमारी फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।